पिया ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहीं सड़क किनारे एक औरत कंबल ओढ़े बैठी थी। वो रोने की आवाज उसी औरत की थी। पिया धीरे से उस औरत के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? आप अपने घर क्यों नहीं जाती? रोते रोते वो अपने ऊपर से कंबल हटा देती है। पिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। तुम तो चुड़ैल हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे तो तुम्हारी आत्मा चाहिए, उसी से मुझे ताकत मिलेगी। चुड़ैल पिया के आगे हाथ फैलाती है और अपनी शक्ति से उसके अंदर की आत्मा अपने अंदर खींच लेती है। पिया वहीं गिर जाती है। सुबह जब कुछ लोगों की नजर पिया पर पड़ती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये लड़की मर चुकी है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इस लड़की के शरीर पर एक खरोंच का निशान भी नहीं है। फिर ये लड़की कैसे मर गई? अगले दिन वो चुड़ैल कंबल ओढ़े शुक्ला जी के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आज शुक्ला जी के सबसे बड़े बेटे यश का जन्मदिन है। घर में पार्टी चल रही थी। कोई है क्या? मुझ बूढ़ी को कुछ मिलेगा क्या? क्या चाहिए? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप अंदर आकर आराम से बैठकर खाना खा सकती हैं। जितना खाना है उतना खाइए। मुझे खाना नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और? क्या चाहिए आपको? चुड़ैल अपने मुंह पर से कंबल हटाती है। तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और मुझे खाना नहीं, तुम्हारी आत्मा चाहिए। चुड़ैल यश के शरीर से आत्मा खींचकर अपने अंदर समा लेती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यश को दरवाजे पर पड़ा देख उसकी माँ कुसुम जोर से चिल्ला पड़ती है। मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हुआ? तू उठता क्यों नहीं? आंखें खोल, कुछ तो बोल। कुसुम के रोने की आवाज सुन अंदर से बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर यश को अंदर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि यश मर चुका है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ चुड़ैल कंबल ओढ़े सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी। तभी सामने से आती एक कार चुड़ैल को टक्कर मार देती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है। माँ जी, आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ ना, इसलिए गिर गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर छोड़ दूं। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने अपना मुंह कंबल से पूरी तरह ढक जो रखा था। माँ जी, ये तो बताइए आपको जाना कहाँ है? मतलब आपका घर कहाँ है? नुक्कड़ से थोड़ा आगे ही मेरा घर है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। रमेश अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है। लो माँ जी, आपका बताया हुआ रास्ता तो आ गया, अब आप आराम से अपने घर जा सकती हैं। चुड़ैल पीछे की सीट पर बैठी थी। तभी वो अपना कंबल हटाती है और बिना कुछ लिए मैं कैसे जा सकती हूँ? रमेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम तो कोई चुड़ैल हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। जाने दो? तुम जैसे जवान लड़के इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं? रमेश गाड़ी से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल उसके अंदर से आत्मा को खींच लेती है। रमेश वहीं गाड़ी में मर जाता है। चुड़ैल शहर में अभी भी खुलेआम घूम रही थी, अपने नए शिकार की तलाश में। शहर में रोज एक इंसान मरता, पर उसके मरने का कारण अभी तक ना तो पुलिस को समझ आया और ना ही डॉक्टर को। राधिका अपनी माता श्वेता और पिता मनोज के साथ शादी से घर लौट रही थी। सभी कार में थे। तभी गाड़ी की लाइट चुड़ैल पर जाती है। पापा, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? पापा, वो गाड़ी के बाहर देखिए, कोई औरत हमारी गाड़ी के सामने खड़ी है। हाँ, राधिका, तुम भी ना डरा ही दिया था तुमने तो। मुझे लगा कहीं कोई हमारी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। माँ, वो बेचारी औरत इस सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है, दिखने में बहुत कमजोर भी लगती है। क्यों ना हम उस औरत को लिफ्ट दे दे, उसे उसके घर तक छोड़ दे। मेरी बिटिया रानी का दिल बहुत बड़ा है, सभी के लिए अच्छा ही सोचती है। अच्छा जाओ, उस औरत को बुला लो। राधिका चुड़ैल के नजदीक जाती है। चुड़ैल ने अपने को पूरा कंबल से ढक रखा था। क्या हम आपको आपके घर छोड़ दें? बिटिया, मेरा कोई घर नहीं,
मेरे बेटे ने मुझे एक धक्का देकर घर से निकाल दिया है। अब मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाऊँ? राधिका को उस पर तरस आने लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा माँ जी, क्या आप हमारे घर चल सकती हैं? हमारा घर बहुत बड़ा है, आप जब तक चाहे वहाँ रह सकती हैं। मैं अपने पापा से बोलूंगी, आपके बेटे को समझाएंगे और आपका बेटा आपको वापस घर बुला लेगा। मेरे पापा पुलिस हैं। तुम इतना बोलती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। फिर राधिका अपने माता पिता को सब बता देती है और चुड़ैल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर, माँ जी ये खाना लीजिए, खाना खा लीजिए और फिर आराम करना। पर माँ जी आपने इतनी गर्मी में ये कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? वो मैं बहुत बूढ़ी हूँ ना, तो मुझे गर्मी में भी ठंड महसूस होती है बहुत। अच्छा, वो तुम्हारी बिटिया कहाँ है? वो माँ जी, उसका नाम बिटिया नहीं राधिका है। वो बहुत थक गई थी इसलिए आते ही सो गई। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता है। श्वेता उसे खाना देकर सोने चली जाती है। आधी रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। वहाँ चुड़ैल राधिका की आत्मा निकालने की ताक में थी। चुड़ैल चुपके से उसके कमरे में जाती है, पर मनोज को कुछ आहट सुनाई देती है तो वो उठ जाता है। कौन है वहाँ? चुड़ैल मनोज को देखकर वापस अपने कमरे में भाग जाती है। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ दिन और इस घर में मेहमान हूँ। आज नहीं तो कल सही, फिर राधिका की आत्मा मेरे पास होगी। सुबह होती है। राधिका की सहेली चिंकी उसे अपने साथ कॉलेज जाने के लिए बुलाने आती है। राधिका कहाँ हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? जल्दी करो, पहले बहुत देर हो गई है। तभी चिंकी की टक्कर उस चुड़ैल से हो जाती है और चुड़ैल का कंबल थोड़ा सा उसके मुंह से हट जाता है। तभी चुड़ैल जल्दी से कंबल वापस ओढ़ लेती है। तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें इस घर में। तभी राधिका आ जाती है। वो हमारे घर की मेहमान है, कल ही आई है। पर वो उसकी सूरत। अब देर नहीं हो रही है तुम्हें? चलो अब रास्ते में सब बताती हूँ। दोनों सहेलियां घर से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में चलते चलते, राधिका, वो जो औरत तुम्हारे घर में है वो कुछ अजीब है। मतलब उसकी सूरत बहुत डरावनी थी देखने में। मैंने अभी तक उस औरत की सूरत नहीं देखी। वो हमेशा कंबल ओढ़े रहती है। और हाँ, वो 1-2 दिन में वहाँ से चली जाएगी। बेचारी के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मैंने पापा को बोला है उसके बेटे को समझाने के लिए। और तू भी ना कुछ भी बोले जा रही है, डरावनी सूरत। मैं फिर भी बोलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा मेरी माँ, ठीक है। देखो कॉलेज भी आ गया, अब चलो। कॉलेज की छुट्टी के बाद चिंकी अपने घर और राधिका अपने घर चली जाती है। पर राधिका के दिमाग में चिंकी की कई बात घूम रही थी, इसलिए राधिका आधी रात को चुपके से उस चुड़ैल के कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। उस बूढ़ी औरत को चुड़ैल के रूप में देखकर राधिका पसीना पसीना हो गई। डर से उसका बुरा हाल था। चिंकी ने बिल्कुल सही कहा था, जो उसने देखा था वो सही था। ये सच में कोई चुड़ैल है। पापा को बताती हूँ अभी जाकर। जैसे ही राधिका पीछे मुड़ती है, चुड़ैल उसके पीछे खड़ी होती है। बिना मिले ही चली जाओगी बिटिया रानी। माँ, पापा मुझे बचाओ। राधिका की आवाज सुनकर उसके पापा और माँ दौड़े चले आते हैं। राधिका को चुड़ैल के सामने खड़ा देख चौंक जाते हैं। चुड़ैल? हाँ, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम अपने घर में मेहमान बना कर लाए थे। अब तुम्हारी ये बेटी मरने वाली है, क्योंकि मैं अब इसकी आत्मा निकालने वाली हूँ। मनोज जल्दी से अपने कमरे से पिस्टल निकाल कर लाता है और उस चुड़ैल पर चलाता है। मुझ पर तेरे इस खिलौने का असर नहीं होने वाला। मैं सभी आत्माओं को मिलाकर बनी हूँ। जवान लड़कों और लड़कियों की आत्मा निकालती हूँ मैं। उनकी आत्माओं को अपने अंदर कैद करने से मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझ में बहुत शक्ति आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। वो तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने घर में लेकर आई, तुम्हें पनाह दी अपने घर में और तुम उसे ही मारने चली हो। अब मैं जरा भी नहीं रुक सकती। आजा, आजा मेरे अंदर और मुझ में समा जा। जैसे ही चुड़ैल राधिका के सामने हाथ आगे करके उसकी आत्मा निकालती है, वैसे ही सामने से एक तेज रोशनी आते हुए चुड़ैल पर पड़ती है। चुड़ैल जोर से चीखने लगती है। वो रोशनी राधिका के दादाजी की तस्वीर से आ रही थी। राधिका के दादाजी राधिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मरने के बाद भी वो अपनी तस्वीर के जरिए चुड़ैल पर वार कर रहे थे। नहीं, नहीं, मेरी शक्तियाँ कमजोर क्यों पड़ रही है? इस तस्वीर को तो मैं अभी उतार कर फेंकती हूँ। जैसे ही चुड़ैल तस्वीर को फेंकने के लिए उसे हाथ लगाती है, वैसे ही चुड़ैल जलने लगती है। फिर तड़प तड़प कर पूरी भस्म हो जाती है।
चुड़ैल के अंदर जितनी भी आत्माएं थी सब आजाद हो जाती हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बचा लिया। महेंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। महेंद्र बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी। महेंद्र के अपने 8 बच्चे थे, जिसकी वजह से महेंद्र को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था। वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपने 8 बच्चों को भरपेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके। एक रोज महेंद्र काम करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके 8 बच्चों के साथ 2 और बच्चियां खेल रही हैं। महेंद्र गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, ये 2 बच्चियां कहाँ से उठा लाई हो? अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जीजाजी की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे हमारे खुद के 8 बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो। मैं तो पहले ही 8 बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा? पहले ही पड़ोस के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो आ गया 8-8 बच्चों का बाप, और अब तो सब मुझे 10 बच्चों का बाप कहकर चढ़ाएंगे। अरे जरा अपनी हालत देखो, बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में बिस्ता हूँ। अजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजी, जैसे हमारे 8 बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे। आप ऐसे गुस्सा न करो। इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। अजी, आप ऐसे न बोलो और मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन 10 बच्चों का पूरा ख्याल रखोगे। महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हेमलता की मौत को कुछ दिन बीत जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं। घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था। तभी महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रेशमा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगती है। तभी महेंद्र वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। रेशमा बेटी, तुम इस ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धो रही हो? और क्या करती पिताजी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती। बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अपनी बेटी की बात सुन महेंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया। जब मेरी छोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? बेटी, आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा पर कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था, महेंद्र अपने काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है। पूरा दिन काम करने के बाद महेंद्र का मालिक जयदेव उसे काम करने के बस 200 रुपए ही देता है। मालिक, ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछकर 10 बच्चे पैदा किए थे? और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा। 10 बच्चों का पेट भरना है तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना। महेंद्र को जयदेव पर बहुत गुस्सा आता है पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है, इतने पैसों में 10 बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा? हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं? मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कभी भी उन्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर भूत अपनी जेब से 200 का नोट निकालता है और बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर भूत फिर से महेंद्र के रूप में बदल जाता है और उन 200 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है। पिताजी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे। ऐसा बोलकर महेंद्र अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह महेंद्र फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ जयदेव महेंद्र की लाल आंखों को देखकर बोलता है, क्या हुआ महेंद्र बेटा? लगता है तुम्हारे 10 बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया, तभी तो आंखें एकदम लाल हो गई है।
अब 10 बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ही। हाँ, एक तो बेचारी महेंद्र भाई की पत्नी नहीं रही, फिर ऐसे में बेचारे महेंद्र को ही इतने सारे बच्चों का बोझ झेलना पड़ेगा। क्यों? महेंद्र को जयदेव की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जयदेव का गला पकड़ लेता है और भारी आवाज में बोलता है, जयदेव के बच्चे, तूने मेरे बच्चों को बोझ कहा? अरे तू तो खुद इस धरती पर एक बोझ है, और अगर आज के बाद तूने मेरे 10 बच्चों को लेकर मजाक उड़ाया ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे महेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तू मेरा गला दबाना चाहता है? अरे अरे छोड़ मेरा गला, अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना तो मैं तुझे अभी के अभी काम से बाहर निकाल दूंगा। महेंद्र जयदेव का गला छोड़ देता है और मन ही मन बोलता है, इस जयदेव के बच्चे को अभी पता नहीं है कि मैं महेंद्र नहीं बल्कि महेंद्र का भूत हूँ। इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, फिलहाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए। ऐसा बोलकर महेंद्र काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ति से एक के बाद एक भारी भारी अनाज की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है। जयदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है, इस महेंद्र में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अनाज की बोरी तो ये ऐसे उठाकर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रुई भरी हो। लगता है महेंद्र भाई को अपने 10 बच्चों वाला मजाक सहन नहीं हुआ, तभी तो देखो 10 बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। ऐसे बोलकर वो दोनों महेंद्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी मजदूर थककर जयदेव से अपने काम के पैसे लेकर घर जाने लगते हैं। पर महेंद्र एक के बाद एक काम किए जा रहा था। जब रात हुई तो महेंद्र भी जयदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जयदेव महेंद्र को 500 रुपए देता है। महेंद्र को जयदेव की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर भूत के रूप में बदल जाता है। भूत भूत, अरे अरे मर गया, रे मर गया। ये महेंद्र एक भूत कैसे बन गया? क्या हुआ जयदेव? अरे तेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। अब बता कि तू मेरे काम के कितने पैसे देगा? अरे अरे भूत भाई, मुझे जाने दो और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। तूने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे 10 बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी बोलकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जयदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबाकर मार डालता है। भूत फिर से महेंद्र के रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना और कपड़े देकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महेंद्र अपनी भूतिया शक्ति से ढेर सारा काम करता है और खूब पैसे कमाता है। फिर कुछ ही दिनों में महेंद्र एक बड़ा आदमी बन गया और उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक फैक्ट्री भी खोल ली। एक रात महेंद्र अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने अपने भूतिया रूप में आकर उससे बात करने लगता है। हेमलता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए थे और हमेशा अपने 10 बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागता था, पर आज देखो मैं मरने के बाद भी तुमसे किया वादा निभा रहा हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को प्यार भी करता हूँ और उनकी पूरी देखभाल भी करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक भूत हूँ और मैं ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों के पास नहीं रह सकता। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है। रेशमा को देखकर महेंद्र का भूत काफी सहम जाता है। पिताजी, आप एक भूत हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिताजी? मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बहनों का खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं अपने 10 बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है। रेशमा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसीलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेशमा को अपने पिता की याद आती या महेंद्र को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आ जाया करता।